or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत तकरीबन 28 साल पुरानी एक बात है। एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और जाकर के कहता है कि पिताजी, जो भाइयों के बीच की जो जमीन का बंटवारा होता है वो आप करवा दीजिए। जमीन का बंटवारा हम जितने भी भाई हैं सबको एक एक हिस्सा में बांट दीजिए। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो जमीन बेचने का जो रीजन दिया था वो ये दिया था बंटवारा करने का कि हम लोग अपना अपना अलग अलग कारोबार करेंगे। पिता को बड़ा गुस्सा आता है और सोचने पर वो मजबूर हो जाता है और वो कहता है कि मेरे जीते जी, यानी जब तक मैं जिंदा हूं, कोई किसी भी कीमत पर किसी भी जमीन का कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो काम घर में चल रहा है तुम्हें भी वही करना होगा। लेकिन पिता साफ साफ इनकार कर देता है। कुछ वक्त बीत जाता है और इसी बात को देखते हुए घर में क्लेश पैदा हो जाती है। और क्लेश कुछ इस तरह से पैदा होती है कि एक दो नहीं, तकरीबन 5 कत्ल हो जाते हैं। और जब 5 कत्ल होते हैं तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यह सोचकर कि जिन रिश्तों पर विश्वास कर सकते हैं यही वही रिश्ते आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हालांकि जुर्म की दुनिया में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि शायद ही कोई ऐसा रिश्ता है जो जुर्म के अंदर नहीं आया है या वो जुर्म नहीं किया हो। कोई भी ऐसा रिश्ता अभी तक नहीं बचा है, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में हो। अब आते हैं उस पार्ट में अगला कहानी, यानी कि इस घटनाक्रम को लगभग 28 साल का समय बीत जाता है और 28 साल के बाद फिर से दोबारा से इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल और हो जाते हैं। उन 5 कत्लों की गूंज जब पूरे सोशल मीडिया पे, टीवी, अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार 5 कत्ल हुआ कैसे, किसने किया, इसके पीछे की वजह क्या है। यही जानने और समझने में लोग जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। बनारस और का ही एक थाना लगता है वेलुपुर थाना। इसी थाना क्षेत्र का इलाका है भदोनी। दरअसल भदोनी में एक पावर हाउस है और पावर हाउस के ठीक सामने से एक गली जाती है और गली जैसे बाहर निकलती है उसके बाद 5 मंजिल का एक आलीशान बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा किराएदार भी रहते हैं। और इसी घर से जो नीचे वाला फ्लोर होता है वहां पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है। नौकरानी जिसका नाम होता है रीता देवी। रीता देवी आती है 5 नवंबर 2024 की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास। ये 2 दिन पुरानी कहानी है। रोजमर्रा की तरह दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है, बेल बजाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता घर के अंदर से। थोड़ी देर इंतजार करती है तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि शायद कोई बाथरूम में हो या कहीं बिजी हो, इसीलिए वो इंतजार करती है। तो फिर काफी देर के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो रीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ही जोर से धक्का देने की कोशिश की तो धक्का देने के बाद दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद जो वो अपनी आंखों से उस दृश्य को, उस नजारा को देखती है, उसे देख करके उसकी चीखें निकल जाती है। दरअसल जो घर की मालकिन है, यानी कि इस पूरे बिल्डिंग की जो मालकिन है, जिसका नाम है नीतू, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, वो सामने फर्श पर पड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ थी। आखिरकार इन दृश्य को देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आंखें फट जाएंगी। और ये चीजें जब वो महिला जो नौकरानी है वो जोर जोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार रहते थे वो भी दौड़ते हुए उस चीख की तरफ आते हैं और जाकर के जब देखते हैं कि वाकई दृश्य बहुत ही भयानक था। अब इसके बाद जिस घर के 3 बच्चे होते हैं, जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है जिसका उम्र लगभग 24 साल के आसपास होता है, नाम है उनका नमन, उसके सामने तीनों बेटों को बुलाया जाता है। एक एक कमरे के अंदर उसकी लाश जो पड़ी हुई थी वो भी फर्श पर पड़ा हुआ था। और एक जो बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, बेटी का नाम गौरंगी होता है और वह उस घर के कोने में पड़ी हुई थी। उसकी लाश को के खून को शायद वो पूरी तरह से ब्लड में नहाई हुई पड़ी हुई थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। उसकी लाश में भी जो खून से था वो सब के सब खून से नहाए हुए थे। लगभग कुल मिलाकर के जो छोटा बेटा होता है जिसका 15 साल होता है और उसका नाम होता है सुरेंद्र होता है, वह बाथरूम के पास ऐसा लग रहा था उस दृश्य को देखने के बाद जैसे कि वो अपनी जान बचाने की काफी कोशिश की थी। हत्यारों से जान बचाने को वो भागते हुए उसके शरीर के कुछ हिस्से पर भी कई चोट लगी हुई थी
और जब यह बात जो किराएदार के आसपास के लोग हैं, इस घटना की जानकारी जब पुलिस को देती है, तो पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल है, वहां के डीएम एस राज लिंगम, डीजीपी गौरव बशवाल, एडीसीपी नीतू करियादान और एसीपी धनंजय कुमार मिश्रा, एसीपी कोतावली, जब तमाम लोग उसके साथ वेलुपुर, लंका, रामनगर, सिंगारा इस जगह पे भारी फोर्स के साथ पहुंचता है। फौरन जो बाकी की टीम आती है, वो डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और एक ही घर के अंदर 4 कत्ल हुए थे। किसने किए थे, क्यों किए थे, इस बात की जानकारी जब जुटाने की कोशिश करते हैं, तो जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम होता है राजेंद्र गुप्ता, उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, तो वो उसके बारे में जब पूछा जाता है कि वो कहाँ है, तो आसपास के लोग कहते हैं कि पति पत्नी में विवाद था, हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही इसकी हत्या की गई हो। बस इतना था कि पुलिस उसको ढूंढना शुरू कर देती है, उसे तलाश करना शुरू कर देती है। जहां जहां तक पुलिस उसको ढूंढ सकती थी, जहां जहां तक पुलिस पहुंच सकती थी, पुलिस ने पूरी कोशिश कर रही। इसीलिए पुलिस ने उसका नंबर जो था वो भी सर्विलांस पे लगाया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार यह बंदा है कहां। लगभग भदौनी से 15 किलोमीटर दूर एक रूनामियत, एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है, वहां पे निर्माण मकान के काम हो रहा था, उसकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे ही उस मौके पर पहुंचती है, जाकर देखता है कि 2 बजे के आसपास का वाकया था और वो अपने चारपाई पर जो मच्छरदानी लगाई हुई थी उसमें अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ही मच्छरदानी हटाई जाती है, पता चलता है कि उसको भी कोई गोली मार दिया है, किसी ने उसकी हत्या कर दिया। वो भी एक नहीं बल्कि 2-2 गोली सीने में मारी थी और दूसरी गोली कनपट्टी में मारी थी। और घर वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जिस तरह से वो शक कर रहे थे उसकी हत्या भी हो गई है। और एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5-5 कुल मिलाकर के कत्ल हो जाते हैं। और इनके दो बेटे होते हैं, उन कत्लों में एक पत्नी और एक बेटी, कुल मिलाकर के हो जाते हैं। अब लोग परेशान, इनके पीछे है कौन। पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश तो पहले से ही कर रही थी और अब मीडिया के रिपोर्ट में जब ये चीजें आती है, ये खबर चलती है, तो पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली मारी गई है। 3 गोली जो उनके छोटे बेटे को मारी गई है और बेटी को भी 2 गोली मारी गई है। 32 बोर के उस हथियार से गोली मारी गई थी, 32 बोर। बताया जाता है कि एक ही हथियार है। आखिरकार जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो कहता है कि पटाखों का शोर था, पता ही नहीं चला कि गोली कब चली, किसने चलाई, कैसे चलाई। जबकि उस जगह पर 40 से ज्यादा किराएदार रहते हैं और 40 किराएदारों का मतलब है कि 40 परिवार रहते हैं। किसी ने उन गोलियों की आवाज को ये नहीं समझा कि आखिरकार ये गोली चल रही है, कि आखिरकार गोली इसी बिल्डिंग में सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हो रही है और जो मालिकीन है उसका और उनके बच्चों को कोई मार दिया गया है। दरअसल जब मीडिया रिपोर्ट्स को अपनी शुरुआत करती है तो जो कहानी निकल करके आती है कि पन्ना साहब जो इस इलाके में ही रहते थे, वो रिश्तों का कारोबार किया करते थे और रिक्शे का। और जब रिक्शे का कारोबार करने के बाद उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। पहले तो वो अपने रिक्शे किराए पर दिया करते थे, जिससे 200 से ज्यादा रिक्शे हुआ करते थे उनके पास टोटल, जिसे आदमी खींच के ले जाया करते थे। अब तो ई रिक्शा वाले आ गए हैं जो उन चीजों को चौपट कर दिया है, उनका बिजनेस को। लक्ष्मी नारायण ने अपने इस पिता की जिम्मेदारी संभाली पिता के बाद, और जब पिता खत्म हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से, तब उनके जो 3 बेटे होते हैं नारायण, एक के बेटे का नाम होता है राजा और दूसरे बेटे का नाम होता है राजेंद्र गुप्ता। तीनों बेटे का नाम, जो तीसरा होता है उसका नाम होता है कृष्णा। दरअसल ये जो बिजनेस वगैरह चल ही रहा था और जब बड़े बच्चे होते हैं, राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के ही पिताजी अपने कारोबार को किया करते थे, रिक्शे से वो मेरी समस्या और भी धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि वो सारा काम अब ई रिक्शा वाले ने ले लिया था। रिक्शे पे सवारी अब बहुत कम जाते हैं, रेयर केस हो गया है, पहले की तरह नहीं होते हैं। इसी कारोबार में जब ठीक ठाक मुनाफा नहीं हो रहा था उनको, तो उन्होंने अपने पापा से कहा था कि हमें कोई और कारोबार करना है, आप हमारे तीनों भाइयों की जमीन का बंटवारा कर दीजिए। लेकिन पिता को बहुत गुस्सा जाते हैं और उसके बाद जो उनका बड़ा वाला बेटा होता है राजेंद्र गुप्ता, उनके मन में एक अवदेश पैदा हो जाती है बदला लेने का, कि अपने पिता को खत्म ही कर देते हैं, तब ऑटोमेटिक हमारे भाइयों की जमीन का बंटवारा हो जाएगा और फिर हम आजाद हो जाएंगे, अपना जो काम मुझे करना है वो काम हम करने लगेंगे। इसी वजह से उन्होंने दीपावली की रात वो अपने पिताजी के घर में बेडरूम में आया, पहले पिताजी को 2 गोली मारी और 2 गोली अपने माताजी को मारा। और जो एक बड़े भाई का जो बेटा था, वो शायद उन दोनों के साथ ही सोया करता था, बच्चा था,
अपने माता पिता के साथ, उनको भी 2 गोली मार दिया था। इस कहानी की खबर जब सोशल मीडिया और अखबार और टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो लोग बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि आखिरकार एक बेटा जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आखिरकार कोई इस हद तक कदम कैसे उठा सकता है। यही थी हमारी आज की अपडेट। आई होप अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं।